आंसर्स। जो भी नोट्स या जो भी पीपीटी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसमें से ये नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में हम 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लें। अबाउट 10 to 15 मिनट्स के अंदर हमारा टारगेट रहेगा इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का, क्योंकि ये सब हमने जो लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा उसमें पढ़ा हुआ है, तो इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा, राइट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग। हमने देखा था अकाउंटिंग के लिए हमारे पास 2 डेफिनेशंस थी, तो उन डेफिनेशन का सम अप हमारे पास क्या निकलता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन, अब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती थी ट्रांजैक्शन से, तो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई, समराइज करेंगे और एंड में उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट किसके लिए करेंगे? डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट्स क्या है कि जब हम सारी अकाउंटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? तो हमारे पास निकलती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या हुए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन आता है? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आता है? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एनुमरेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था। तो फर्स्ट है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस को डिटरमाइन करना है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को डिटरमाइन करना है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिले, ताकि हमारा प्रॉपर कंट्रोल रहे एसेट और लायबिलिटीज में, हमें पोजीशन सबकी देखने को मिल जाए कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द नेचर of accounting information required by the long term lenders। long term lenders होते हैं lenders जिन्होंने हमें, हमारी एंटरप्राइज को, हमारी एंटिटी को पैसा देना है लॉन्ग टर्म के लिए। वो कि हमारे किस किस इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे? वो देखेंगे हमारे कैश फ्लोज के, हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब। तो लॉन्ग टर्म लेंडर को क्या चाहिए होगी? इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। किसके रिगार्डिंग? प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, हमारा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है। एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी का मतलब है कि क्या हमारे पास जो कर्जा है हम आज कैपेबल है उसको रीपे करने के लिए, अगर हमारे पास इमीडिएट डिमांड आती है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। टू असेस इट्स एबिलिटी टू रीपे द लोन्स एंड इंटरेस्ट ओवर द टाइम, के ओवर द टाइम हम अपने लोन्स और हम अपने इंटरेस्ट को पे कर सकेंगे, ठीक है। Question number 6. Who are the external users of information? Again, investor, creditor, government, authority, customer and general public.
क्वेश्चन नंबर 7, एनुमरेट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म को क्या चाहिए होता है, वैसे अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान कर सके, ताकि वो अपने ऑपरेशन जो भी डे टू डे एक्टिविटीज एंटरप्राइज की जो भी कॉस्ट रिलेटेड डेटा है उसको मैनेज कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके कि हमें और परफॉर्मेंस में एनहांस करने की जरूरत है या क्या क्या प्लान या एक्शन में चेंजेस लेके आने की जरूरत है। मेक फाइनेंशियल डिसीजन, ताकि फाइनेंशियल डिसीजन ले सके कि अगर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है तो हमें क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को कैसे सही से यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर्मुलेट फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, और आज की ग्रोथ को देखते हुए फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बना सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज। ओके, रेवेन्यूज क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो भी इनकम हमारी आ रही है किस भी चीज से। तो रेवेन्यू हमने देखा था, रेवेन्यू दो तरह का होता है। एक होता है सेल्स रेवेन्यू जो हमें प्योरली सेल्स या बिजनेस ऑफ द ऑपरेशन है उससे आता है, और एक होता है अदर रेवेन्यू जो अदर देन सेल होता है। इसमें आ गया सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा सेल्स रेवेन्यू। कमीशन एंड रेंट, ये हमारा आ गया अदर रेवेन्यू। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड गेन। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होता है? डेटर्स होता है पर्सन हु ओ मनी टू एंटर टू द बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। और क्रेडिटर्स क्या होता है? बिजनेस ने जिनको पैसा देना है वो क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स से हम पैसा लेते हैं और क्रेडिटर्स को हम पैसा देते हैं, इसलिए डेटर्स हमारे एसेट है और क्रेडिटर हमारी एक लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू ज्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से, पर वो कौन सा रेवेन्यू है? वो ऑपरेटिंग, जो हमारा मेन बिजनेस है, जो उससे आ रहा है। ठीक है। और गेन क्या होता है? इंक्रीज इन वेल्थ फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है वो, इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। डू यू एग्री? क्या कंपेरेबल होनी चाहिए? यस, आई एग्री, कंपेरेबल होनी चाहिए। दो रीजंस कि वो क्यों कंपेरेबल होनी चाहिए। इट हेल्प द यूजर्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम बिजनेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स। ओके, अब जो कंपेरेबिलिटी है वो दो तरीकों से आ सकती है। पहला तरीका क्या है? आप सेम एंटिटी को कंपेयर कर रहे हो। सेम एंटिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? प्रायर पीरियड से, कि पिछले सालों में हमारी कितनी ग्रोथ हुई है और हमने कितना इम्प्रूव किया। सेकंड है कि आप सेम ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो। सेम ईयर की परफॉर्मेंस को किससे हम कंपेयर करेंगे? विद डिफरेंट एंटिटीज, जो भी सिमिलर बिजनेस में एंटिटीज है उससे कंपेयर करेंगे। तो ये लिखा हुआ फ्लो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री टू असेस एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियर से प्रेजेंट नहीं करा तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमारा वायलेट हो रहा है? ये वायलेट हो रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर प्रेजेंटिंग नहीं अच्छे से होगा तो हम अंडरस्टैंड यूजर्स एज वेल अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डू यू एग्री? यस ऑफ कोर्स। जो मैनुअल अकाउंटिंग है या जो रोल ऑफ अकाउंटिंग है वो सिर्फ बुक कीपिंग तक सीमित नहीं है। अब जो अकाउंटेंट्स हैं वो बिजनेस के लिए जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, उसमें की रोल प्ले करते हैं। तो अर्लियर अकाउंटिंग वाज लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। पहले जो हमारी अकाउंटिंग थी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करती थी। पर अब क्या आ गया? अब एनालिसिस भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी आ गया, फोरकास्टिंग भी आ गया और डिसीजन मेकिंग भी आ गया। किसके लिए? टू हेल्प मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 13, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यूज क्या होता है? अमाउंट्स अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है जो एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। अगर मैंने स्टेशनरी का बिजनेस करा है, अगर मैंने स्टेशनरी का बिजनेस करना है ना, तो स्टेशनरी बेचना मेरी ऑपरेटिंग इनकम होएगा। और अगर उस सेविंग अकाउंट में मेरे कुछ पैसे पड़े हैं, अगर उससे मुझे इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस होएगा।
एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने में जो भी कॉस्ट इनकर हुई है बिजनेस की, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, गिविंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। इन सभी टर्म्स को हमने क्या करना है, डिफाइन करना। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? एसेट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, जैसे हमने फर्स्ट अपनी वीडियो में एग्जांपल लिया था मशीनरी का, लिया था ना, जो आगे से आगे हमारे प्रोडक्ट्स को बनाएगी, जो लॉन्ग टर्म में यूज होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, राइट। रेवेन्यू क्या होता है, बहुत बार पढ़ लिया अब तो, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्लिगेशन जिनको भी हमने पैसा देना है 1 साल के अंदर अंदर। कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड या फिर करंट लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में करा था कि नोबिता ने 1 लाख फ्रॉम सैलरी अपने बिजनेस में लगाया, तो वो जो उसने अपने सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद अकाउंटिंग डिसिप्लिन? कि अकाउंटिंग से फैमिलियराइज होना क्यों जरूरी है? क्या प्राइमरी रीजन है? द प्राइमरी रीजन इज दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। इट हेल्प टू इंटरप्रेट, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको समझने के लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी बिजनेस परफॉर्मेंस हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो दिखा रही है, उसको असेस करने में भी हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं होगी तो ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर पाएंगे और ना उससे इंटरप्रिटेशंस ले पाएंगे, और अगर इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगी। प्लान और कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्टिवली। सो हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं जो कि 7 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमने ऊपर भी कवर किया है, तो इसको हम अब नहीं करेंगे, आप ऊपर से इसको रेफर कर सकते हो, जो भी हमने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस किए वहीं से ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर विच नेसेसिटेट सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है? सबसे पहले है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से मैनुअल मेमोरी हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए हमें सिस्टमैटिक अकाउंटिंग चाहिए। सेकेंड, हमें क्यों चाहिए? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगा सके। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तक भी नहीं पहुंचेंगे। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट से ही हमें पता लगेगा हमारे पास एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटीज ज्यादा है, हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा। लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट्स, अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स रखेंगे, हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रखेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे पास लीगल और टैक्स रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम कोई ऐसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर तो नहीं आ रहे जो हमको पे करवानी पड़ेगी, ओवर द टाइम फुलफिल करनी पड़ेगी, वो भी तभी पता लगेगा अगर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा। कंट्रोल ओवर द एसेट, और अगर हम हर चीज का हिसाब रखेंगे तो हमारा एसेट्स के ऊपर कंट्रोल भी रहेगा। अगर हम सपोज करो हमारे पास दिन में कैश आ रहा है, एक फैक्ट्री में कैश काफी यूज होता है, अगर हम हिसाब ही नहीं रखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कितना कैश आया, या कोई चोरी हुआ है या फिर कुछ मिसप्लेस हो गया। अगर अकाउंटिंग होगी तभी पता लगेगा क्या शॉर्टेजेस है या क्या लीकेजेस चल रही है। एज टू मैनेजमेंट, और अगर अकाउंटिंग होगी तभी हम मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। किसमें हेल्प मिलेगी? प्लान करने में, बजटिंग करने में और डिसीजन मेकिंग करने में। क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है एक्सटर्नल यूजर्स की? ठीक है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? दोज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में पर हमारे परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इन्वेस्टर, हमारा इन्वेस्टर है, वो उसको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में। क्यों चाहिए होगी? ताकि वो डिसाइड कर सके कि अपने फंड्स को में इन्वेस्ट करना है या फिर फंड्स को विड्रॉ कर लेना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश पेइंग एबिलिटी, कैश पेइंग एबिलिटी। और सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी
टू पे लोन्स ओवर टाइम, कि ओवर द टाइम हम अपने लोन्स को पे कर सकते हैं। अब क्रेडिटर को इसके बारे में क्यों जानना, क्या पर्पस है, ताकि उसको पता लगे कि जो हमारा बिजनेस उसके डेट को पे कर सकता है। गवर्नमेंट किस लिए डाटा चाहिए होगा, रेवेन्यू के बारे में या टैक्स के बारे में, क्यों चाहिए होगा, ताकि उसको पता लगे हम टैक्सेशन के जितने भी ऑब्लिगेशंस है उसको रेगुलराइज कर रहे हैं या उसको कॉम्प्लाई कर रहे हैं, राइट। कस्टमर्स को किस चीज के लिए डाटा चाहिए होगा, कॉन्टिन्यूटी, कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे वाले टाइम में हमारी प्राइसिंग क्या रहेगी। क्यों चाहिए होगा, ताकि उसको डिसाइड कर पाए कि हमारे गुड्स और सर्विसेज को वो कंटिन्यू रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। पब्लिक को क्यों चाहिए होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट के लिए। टू नो द बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ताकि पब्लिक को पता लगे कि हमारा बिजनेस सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एसेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स होती है जो ओवर द टाइम हमें बेनिफिट देगी। एसेट इज एन रिसोर्स जो कि बिजनेस की होती है, दैट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है एंड कैन प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स, और जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। टाइप्स, फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट, ये हमने पहले पढ़ा। लॉन्ग टर्म एसेट, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। करंट एसेट क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं और इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, जैसे कैश, डेटर्स, इन्वेंटरी। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, फिजिकल एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया। और इनटेंजिबल क्या होते हैं, नॉन फिजिकल होते हैं बट उनकी वैल्यू होती है, इसको हम टच या सी नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिसको बोलते हैं ब्रांड, लाइसेंस। अगर हमारे पास लाइसेंस होगा तभी हम एक फैक्ट्री को रन कर पाएंगे, तो दे तो ये भी बेनिफिट रहना है, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट में हमने किया। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस शोन एज एसेट, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट हम कैसे कर पाए, अगर हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए थे तो ये भी बेनिफिट रहा ना, तो ये बट ये एसेट भी होता है, इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टर्म्स। ये हम कर चुके हैं काफी बार। लेट्स सी, प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है। प्रॉफिट होता है हमारी ऑपरेटिंग इनकम से, ठीक है, और गेन क्या होता है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। जैसे मैंने स्क्रैप वाली एग्जांपल दी थी, एक हमने एग्जांपल करा था कि हमने सोफा खरीदा और बाद में सोफे को बेच दिया, तो वो क्या था, इंसिडेंटल। नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं इंसिडेंटल, कि हमारा मोटिव नहीं था बट वो इनकम हो गई इंसिडेंटल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नेचर। नेचर है सबसे पहले कि इट अराइज फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस, and second one is it arises from incidental transactions. Example, profit on sale of good, profit on sale of machinery. Frequency recurring, ये तो हम रोज करते हैं, हमारा मेल है, और नॉन रेकरिंग कभी कभार हो गया। और इसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम दिखाते हैं अदर इनकम को सेपरेटली दिखाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था, क्या होती है, R for reliability, R for relevance, U for understandability and C for comparability, ठीक है। Let's see, reliability सबसे पहले है reliability. Reliability means the users must be able to depend on the information, कि जो एक बंदा है वो इस हमारी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर पाए। इंफॉर्मेशन पे हम कब रिलाई कर पाएंगे, जब वो फ्री फ्रॉम एरर होगा, फ्री फ्रॉम बायस होगा और फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहा होगा सब चीजों को। अब रेलेवेंस क्या होता है, कहते हैं टू बी रेलेवेंट। रेलेवेंट होने के लिए इंफॉर्मेशन को टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी है ताकि वो प्रेडिक्शन और फीडबैक में काम आ सके। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, और यूजर्स को हेल्प कर सके प्रेडिक्शन और उसके आउटकम के बारे में, आउटकम्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, और उनकी पास्ट इवेल्युएशंस को कंफर्म या फिर करेक्ट करने के बारे में। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि डिसीजन मेकर ऐसे डाटा को प्रेजेंट करे एक लेमन्स लैंग्वेज में ताकि एक नॉर्मल बंदा समझ पाए।
और जो वो लिखना चाहते हैं दूसरा बंदा भी उसी सेंस पे प्रेडिक्ट करे, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना यूज करे जिससे दो पर्सन्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट निकले, ठीक है। द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन अ मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अब ये आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी का, ओके ये है कंपेरेबिलिटी का। Comparability, that users of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of the entity, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है ना कि कंपेयर कैसे कर सकते हैं दो तरीकों से, सेम एंटिटी को डिफरेंट पीरियड्स में या फिर सेम ईयर में डिफरेंट सिमिलर जो काम कर रही है इंडस्ट्रीज उनको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी लिखा हुआ कॉमन पीरियड का कॉमन यूनिट के साथ में चलना है। Last question is describe the role of accounting in the modern world. Modern world में accounting का क्या role है? First is providing financial information to management and stakeholders. Management और stakeholders को financial information देना. Assisting in decision making for pricing. Decision making में help करना. किसके बारे में decisions लेने हैं? Pricing के बारे में, budgeting के बारे में and investing के बारे में. Ensuring compliance with legal and tax requirements. Same. Facilitating planning and control through budgets and cost analysis, ताकि वो प्लानिंग को भी अकाउंटिंग प्लानिंग को फैसिलिटेट करे। कैसे? जो भी अकाउंटिंग में हम बजट्स बना रहे हैं और जो हमारा कॉस्ट एनालिसिस है उसके बेसिस पे ही प्लानिंग होगी। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स बाय शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, अगर अकाउंटिंग करी है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब फाइनेंशियल पोजीशन से हम अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। सपोर्ट ग्लोबल बिजनेस बाय यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी अकाउंटिंग बॉडीज हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो उन सभी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को यूज करके हमने पढ़ा ना कॉमन स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम क्या एनहांस करते हैं? हम एनहांस करते हैं कंपेरेबिलिटी। तो अगर हमारी कंपेरेबिलिटी एनहांस्ड होगी तो हम ग्लोबल बिजनेस को भी सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि दे विल बी एबल टू हैव एक्सेस ऑफ आवर फाइनेंशियल्स, राइट, एंड दे विल बी एबल टू कंपेयर देम। प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस ऑपरेशन। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग से अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे और एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे तो इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी बिजनेस में। सबको पता होगा कि हम क्या क्या अपना काम कर रहे हैं, हमारे क्या प्रॉफिट्स हैं, हमारे क्या खर्चे हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी। सो विद दिस हमने ऑल द 22 क्वेश्चंस को कवर कर लिया बहुत ही कम टाइम में। आई होप दिस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम टारगेट कर रहे हैं दैट वुड बी जर्नल एंट्रीज एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो लेट्स सी। थैंक यू एवरीवन।